हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हमारे एमपी पीएनएसटी वाले स्टूडेंट्स के बारे में जिनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका था 31 जुलाई से, जिनका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो उन सभी हमारे बच्चों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं कि अब उनके एग्जाम में एग्जैक्ट 30 से 31 दिन कुछ बचे हैं। उनका एग्जाम, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्जाम जो है वो 4 से 5 सितंबर को रहने वाला है, यानी 4 और 5 सितंबर को रहने वाला है। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो मैं प्री डेडिकेटली बिल्कुल डेडिकेटली लेकर आया हूं कि किस तरीके से आपके 30 डेज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब भाई सीधी सी बात है, बिगुल बज चुका है, आगाज हो चुका है रण का। अब बारी है हमारी जीतने की। तो जीतने की बारी जब हमारी है तो हमारी तैयारी जीत की होनी चाहिए। और वो तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या इन 30 दिनों में करना है कि हमें हमारे एग्जाम को क्रैक कर देना है, हमें हमारी सीट को पक्का कर देना है। तो ये 30 डेज की स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। आप सब लोगों को बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को समझना है, इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लेना है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है जिससे आप अपने एग्जाम को परफेक्टली क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ, तो आप लोगों का एग्जाम नजदीक है। 30 दिन के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। 30 दिनों के बाद में आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, क्योंकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले से ही हमें उसकी टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जैक्ट 30 दिन का समय जो प्रॉपर पढ़ने का है वो आपके पास अभी अवेलेबल है। कैसे आपको तैयारी करनी है, किन चीजों को फॉलो करना है, प्रोज एंड कॉन्स क्या रहने वाले हैं, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, डज और डोंट में कहने का मतलब ये हमारा ये है कि किन चीजों को हमें करना है और किन्हें नहीं करना है। इन बातों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे स्ट्रेटेजी में कि भैया हमें जब स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो पहला काम हमारा होना चाहिए सिलेबस का। यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। जब आपको ये पता है कि सिलेबस क्या है तो इन तीनों सिलेबस में अगर मैं बात करूं, सिलेबस में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तो पहला काम है कि सिलेबस को आपको डिवाइड कर लेना है कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आज से ही हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज से हमें डेडिकेटली स्टार्ट करना है थियरी प्लस एमसीक्यू के साथ में। तो पहले ही डिसाइड कर ले कि भाई फिजिक्स में आज मैं ये चैप्टर कवर करूंगा, केमिस्ट्री में ये चैप्टर कवर करूंगा, बायो में ये चैप्टर कवर करूंगा। ऐसा नहीं किताब खोलूंगा फिर देखूंगा ये करूं क्या, टाइम जाएगा। पहले अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहते हैं तो इजी से स्टार्ट कर लें। जो सबसे ज्यादा इजी आपको लगता है पहले वो पढ़ ले, फटाफट से उसका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर उसके एमसीक्यू भी हो जाएंगे। तो सिलेबस को डिवाइड करो कि कौन से दिन कौन सा पढ़ना है। ज्यादा हार्ड लास्ट में मत रखना। ज्यादा हार्ड लास्ट में रखोगे तो टेंशन से भर जाओगे, क्योंकि एग्जाम से कुछ दिन पहले मान लीजिए हार्ड चैप्टर कर रहे हैं जो आपको शुरू से समझ में नहीं आया या अभी नहीं आ रहा है, और एग्जाम से कुछ दिन पहले आप उसको पढ़ने बैठे तो आप में बहुत ज्यादा घबराहट बढ़ जाएगी। तो कभी भी बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर को, या जो चैप्टर आपको बहुत मुश्किल से समझ आता है, ऐसे चैप्टर को कभी भी एग्जाम से पहले ना करें या एग्जाम से पहले के दिनों में ना करें। क्योंकि अगर ऐसे चैप्टर को आप एग्जाम के दिनों में लेकर बैठते हैं या एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं तो उससे दिमाग में डर बैठने लगता है कि यार हमें ये नहीं आ रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसे थॉट्स जो हैं वो दिमाग में आने लगते हैं। तो इन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि जो चैप्टर टफ हैं या जिनमें आपको लगता है कि यार ये थोड़ा मुश्किल से मुझे आते हैं, तो उन्हें बीच के दिनों में या इनिशियल डेज में कर ले, लास्ट तक उन्हें ना करें। लास्ट में अगर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर रह गए और ये मुझे नहीं समझ में आते हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार का सिर्फ और सिर्फ उनके पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लीजिए, उस पूरे मत पढ़िए, पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। हार्ड चैप्टर्स कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे में उनका पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आप उन्हें कवर कर सकते हैं। तो अपने सबसे पहले अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, कि भैया इन चैप्टर्स को मुझे पहले पढ़ना है, इन चैप्टर्स को मुझे इस दिन पढ़ना है। 30 डेज के अंदर वो सारे के सारे चैप्टर हो जाएं, उनका रिविजन भी हो जाए। इस तरीके से अपने सिलेबस को डिटरमाइन कीजिए, पेपर पे लिखिए। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज के बारे में जब हम डिसाइड करते हैं तो उसके बारे में पहले पेपर पे लिखना होता है। दिमाग में कैलकुलेशन कर लेने से चीजें नहीं सेट होती है, चीजों को पहले लिखना होता है, पेपर पे उतारना होता है, देखना होता है कि अच्छा इस पैटर्न में चलना है। तो लिखेंगे, पैटर्न बनाएंगे, तभी उसे फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो दिमाग में बैठा हुआ जो पैटर्न है वो 1 दिन 2 दिन दिमाग में रहता है, तीसरे दिन नया फितूर आ जाता है, तो चीजें बदल जाती है। तो पहले लिख के पूरा पैटर्न डिसाइड कर ले कि इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, तब जाके अपने सिलेबस को कवर करें। 30 डेज के हिसाब से चैप्टर का डिवीजन करें।
शुरुआत इजी से कर सकते हैं, बीच में हार्ड ले ले, लास्ट में मॉडरेट ले ले, या शुरुआत में हार्ड ले ले, बीच में मॉडरेट ले ले, लास्ट में इजी ले ले। इजी लेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस लास्ट में बूस्टअप हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड चैप्टर है, आपको लगता है कि इन 30 दिनों में भी आपसे नहीं कवर होगा, आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें मुझे सच में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो ऐसे में क्या करें, पूरा चैप्टर ना पढ़े, पीवाईक्यू का एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें और उसके आधार पे उस टॉपिक्स को पढ़ें। ये आप कर सकते हैं। तो पहला काम होगा हमारा क्या, हमें सिलेबस को कवर करना है। नेक्स्ट चीज आती है एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखिए कई बार क्या होता है कि हम थियरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, बस कंसेप्ट्स को पढ़ने लग जाते हैं। हाँ ठीक है, कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, बट जब एग्जाम नजदीक है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो जरूरी है, क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है। आपको एमसीक्यू में से आंसर सेलेक्ट करना होगा, थियरी नहीं लिखनी है। तो भैया थियरी पढ़ना है, नो डाउट पढ़ना है, बट थियरी के साथ साथ में आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि गलतियां पता चलेगी कि किन जगहों पर गलतियां हो रही है, कौन से आंसर्स आप नहीं दे पा रहे हैं, और जो आंसर आप दे रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका आपको एनालिसिस करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस में। अगला हमारे पास में आता है भैया पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे आपका एमपी पीएनएसटी का एग्जाम है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है कि प्रीवियस पेपर्स में कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन आया है। अगर आपको लगता है ये मैंने कर लिया क्वेश्चन और इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में आया वो मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका एनालिसिस करो, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि तैयारी जो की है वो एग्जाम में आने वाले सवालों के अकॉर्डिंग है या नहीं। जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए क्या मैं वो चैप्टर को करने के बाद उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ क्या। अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहा हूं तो क्या कमी रह रही है, किन जगहों पे मैं चूक रहा हूं कि इन जगहों पे मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका एनालिसिस करो। इसका एनालिसिस करोगे तो चीजें समझ में आएगी। तो प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करो। अब काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आता है, सर प्रीवियस ईयर पेपर कहां से लाऊं मैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए क्या करो, आपके जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, ये esb.mp.gov.in, इस पे आप जाएंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे चौथे कॉलम में यहाँ पे देखेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो देखिए 2023 का ये जितने भी एमपी में जो एग्जाम हुए हैं उसके पेपर अवेलेबल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 7वें नंबर पे लिखा हुआ है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी 2023। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास में ये पेपर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ये पेपर खोलूंगा मेरे पास 2023 का पीएनएसटी का पेपर अवेलेबल है, और 2023 का पीएनएसटी का ऐसे 2022 में जाओ, 2021 में जाओ, ऐसे प्रीवियस ईयर में जाते रहो और पीएनएसटी के पेपर डाउनलोड करते रहो, और उस हिसाब से आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि कई बार सवाल ये आता है कि सर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर देखूं कहाँ से, कि सर आप कराओगे क्या। अरे हम तो करवाएंगे, पर हमारे करने से पहले आप उस पेपर को डाउनलोड भी तो कर सकते हैं। तो पेपर को डाउनलोड करने के लिए esb.mp.gov.in पर आपको जाना है। लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पे ऑल क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, वहां जाएंगे, पीएनएसटी का पेपर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास में ये ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अगला देखिए, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं। अगर पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद में देखो आपको आइडिया लग जाएगा, देयर यू विल गेट एन आइडिया कि भाई आपकी तैयारी कैसी है, क्या कमी है और क्या सुधार करना है बाकी। डेडिकेट योर सेल्फ कंप्लीटली। देखिए अपने आप को पूरा डेडिकेट कर लो। 1 महीने की बात है, 1 महीने थोड़ा शरीर को दुख देना होगा, लेकिन ये बात है उसके बाद सुख है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा एग्जाम अच्छा गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने आप को कंप्लीटली अभी पूरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में डेडिकेट करो। आपके पास में इस एग्जाम के अलावा भी और कोई काम नहीं होना चाहिए। आपके पास बस ये होना चाहिए कि मुझे 8 घंटे या 7 घंटे की नींद के बाद में मुझे मेरा एक ही काम होना चाहिए, खाना पीना और उसके बाद पढ़ना। बस पढ़ना है मुझे अच्छे तरीके से। तो डेडिकेट योरसेल्फ कंप्लीटली, अपने आप को पूरा झोंक दो इसमें। 1 महीने की तो बात है यार, 1 महीने के बाद में कहाँ एग्जाम होंगे, बस वो एग्जाम हो गए, उसके बाद में तो बस आगे की जर्नी है। तो पहले पढ़ो, अपने आप को अच्छे से पढ़ने दो, डेडिकेट करो पूरा कंप्लीटली 100%। तो डेडिकेट योरसेल्फ कंप्लीटली बेटा। अब इसके अलावा आप फॉर्मूला शीट तैयार करो। देखो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी केमिकल काइनेटिक्स वगैरह हो गए, ऐसे चीजें हो गई, उनमें फॉर्मूला होते हैं। बायो में भी एक आध जगह पे कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो अगर कुछ फॉर्मूला दिए, फिजिक्स तो पूरी फॉर्मूला बेस्ड ही है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जिन जिन जगहों पे फॉर्मूला दिए हैं पूरी फॉर्मूला शीट तैयार कर लो, ताकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवीजन करना रहे कि ये फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला याद रहेंगे।
कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या निकालना है, क्या लगाना है, ईएमएफ निकालना है बैटरी का तो क्या लगाना है फॉर्मूला, है ना। अगर ग्रोथ मॉडल है कौन सा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये सारी चीजें लिखी हुई रहे एक ही पेपर पे, ताकि बार बार किताबें नहीं खोलनी पड़े कि फिजिक्स की किताब खोल रहा हूं हर जगह फॉर्मूला पढ़ रहा हूं। नहीं भैया, एक जगह पे प्रिपेयर कर लो, फॉर्मूला शीट तैयार कर लो अपनी। फॉर्मूला शीट के लिए मैम ने वीडियो भी पोस्ट किया है, फॉर्मूला शीट के लिए मैम ने वीडियो भी पोस्ट किया, ज्योत्सना मैम का वीडियो अवेलेबल है फॉर्मूलाज के लिए, कि सारे फॉर्मूला एक जगह पे आप पढ़ सकते हो। तो फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लो वीडियो देख के, आप वीडियो देख के प्रिपेयर कर लो। केमिस्ट्री में फॉर्मूला एक जगह पे लिख लो, बायो के अगर कुछ कुछ जगह पे फॉर्मूला है, वैसे बायो में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, पर 2-3 जगहों पे कुछ जगहों पे स्पेसिफिक इक्वेशन दी हुई है, मैथ्स की इक्वेशन अवेलेबल है, वो लिख लो कि हाँ भाई इस ग्रोथ कर्व में या इस कर्व में ये इक्वेशन दी गई है, उसे एक जगह नोट डाउन कर लो। एग्जाम से 2 दिन पहले उसे रिवाइज कर लेना जाने से पहले, बस काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ईयर्स और साइंटिस्ट के नाम, देखो ये बहुत जरूरी होते हैं। कई बार होता है फुल फॉर्म आ जाती है, कई बार होता है कि ईयर्स पूछे जाते हैं, ये कौन से ईयर में हुआ था। फॉर एग्जांपल वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कब डिस्कवर किया, तो ये पूछ लिया। आपको ये पूछा गया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो साइंटिस्ट का नाम आ गया। तो ये सारी चीजें भी है, इसे भी आप एक जगह पर व्यवस्थित कर लो, लिख के एक जगह पर पेपर में लिख लो, नोट्स बना लो इसके, और एक ही जगह पे व्यवस्थित होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म तो सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब एक साथ हो जाए, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग, सारी फुल फॉर्म्स एक जगह, बस ये स्टेपल कर लिया। ईयर्स हैं, अगर फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंट ईयर है, केमिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंट ईयर है, बायो में कोई इंपॉर्टेंट ईयर है, पिनअप कर लो, एक जगह रख दो। अगर आपके पास में साइंटिस्ट के नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह पिनअप कर लो, लिख लो, ताकि एग्जाम से पहले फटाफट सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। क्योंकि इनमें क्या होता है, ईयर्स बार बार किताबों में ढूंढने बैठते हैं, हर चैप्टर में खोलते हैं ईयर देखते हैं, हर चैप्टर में देखते हैं ईयर, ऐसे नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक जगह लिख लो ताकि पढ़ने में आसानी रहे। 1 to 2 days बिफोर एग्जाम, इन सबको 2 दिन पहले एग्जाम से पहले पढ़ना है, ध्यान रखना 2 दिन पहले जरूर पढ़ना है, ताकि ये सारी चीजें दिमाग में जल्दी सेटल हो जाए। 2 दिन पहले एग्जाम से पहले इन चीजों को पढ़ के जाना है। ईयर हो गया, साइंटिस्ट का नाम हो गया, फुल फॉर्म हो गई, या इसके अलावा फॉर्मूला शीट हो गई, ये आपको 2 दिन पहले पढ़ के जाना है तो जाना है, चीजें बहुत काम आएगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा राइट डाउन मिस्टेक्स एंड लर्न बिफोर एग्जाम। देखिए कई बार जैसे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे ये क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, गलती कर दी, लिखो गलती को, हाथों हाथ लिखो, एक रजिस्टर बनाओ गलतियों का। तो उसमें ध्यान रहना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मैंने किया था, यहाँ पे ये गलती थी, मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट चल रहा था, सही आंसर ये होगा, ये भी आपको लर्न करना है। और एग्जाम से पहले तो 100% उस नोटबुक को देख के जाना जिसमें मिस्टेक्स थी। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गलतियां कभी नहीं देखते हैं। जैसे कंपटीशन हुआ, 20 क्वेश्चन का हुआ, हमने 18 सही किए, तो कोई भी बच्चा 2 क्वेश्चन नहीं देखेगा गलत क्यों हुए, सब ये कहेंगे 18 सही है मेरे, 18 सही है, सब राजी हो जाएंगे। अरे 2 गलत हैं वो तो देख, क्या पता वो 2 ही एग्जाम में आ गए, फिर गलत। इसलिए गलतियों से सीखो। इंसान आगे तभी बढ़ता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है, और जब हम हमारी गलतियों से सीखेंगे तभी हमें सुधार होगा। तो जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, उसे लिख लो, उसे स्वीकार करो, उसमें गलती देखो और उस गलती को सुधार लो, कि एग्जाम में जब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं 100% उसे गलत नहीं करूंगा। क्योंकि यहां गलती स्वीकार करने लायक होगी, लेकिन जब एग्जाम में गलती होगी वो स्वीकार करने लायक नहीं होगी, क्योंकि उससे पूरा साल खराब होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप डेडिकेटली इसी तरीके से जो मैंने बताया इसको फॉलो करते हैं 30 डेज के लिए, मैं आपको लिख के देता हूं, आपका पूरा सिलेबस भी होगा, आपकी बढ़िया तैयारी भी होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हो गया, एमसीक्यू की बात हो गई। अब जब एमसीक्यू की बात छिड़ी है तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपको करने हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने के लिए आपके पास में महामैराथन क्लासेस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? महामैराथन क्लासेस अवेलेबल है, महामैराथन क्लासेस अवेलेबल है। महामैराथन क्लासेस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लासेस चल रही है। फिजिक्स में ज्योत्सना मैम पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में अक्षय जोसेफ सर पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में डॉक्टर हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो रही है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो रही है, आपके लिए डेडिकेटली प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो वहां से भी क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये सब चीजों को आप फॉलो करो, जिससे 30 डेज में आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाने जैसी हो जाए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक यू।